मातरम, जय भारत माँ वंदे मातरम, जय भारत माँ वंदे मातरम। सेवा नीति सुशासन उद्गम, राष्ट्रोन्नति जनगण के हमदम, मोदी कमलम पश्यामि, राष्ट्रोन्नति जनगण के हमदम, मोदी कमलम पश्यामि। भाजपा 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 शरणं गच्छामि, मोदी कमलं पश्यामि, भाजपा शरणं गच्छामि, मोदी कमलं पश्यामि, भाजपा शरणं गच्छामि, भाजपा शरणं गच्छामि, भाजपा शरणं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जपा 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 जपा, भारत माता की भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस धरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, मैं तुमको विश्वास दूं। भारत माता की जय। आगमन हुआ है। महाराज जी एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। युग युग से बहता आता। भारत माता की भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे काम चलेगा? दिल्ली 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 में सरकार आई है ना, थोड़ा जोश होना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर। जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित भाई शाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित भाई शाह जिंदाबाद की भारत माता की। एसपी बघेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बघेल साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी बंधुओं से निवेदन है, स्वागत करें, अभिनंदन करें, ऐसा मेरा हाथ जोड़कर सबसे विनती है। हमारे मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता का तालियां बजाकर उत्साहवर्धन कीजिएगा और स्वागत अभिनंदन कीजिएगा। वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे उदयपुर के लोकप्रिय सांसद महोदय रावत साहब को मैं आमंत्रित करूंगा, मंच पर विराजे, तालियों से स्वागत करावे आप। हमारे लोकप्रिय नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष आदरणीय गजपाल सिंह जी राठौर साहब से आग्रह करूंगा कि मंच पर विराजे। हमारे निवर्तमान लोकप्रिय जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी श्रीवाली साहब से निवेदन करूंगा आप भी मंच पे आसन ग्रहण करावे। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रमोद जी सामर साहब से आग्रह करूंगा मंच पे विराजे। मांगीलाल जी जोशी साहब से आग्रह करूंगा आप भी मंच पे स्थान ग्रहण करावे। पूर्व महापौर टाक साहब से आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पे बता रहे हैं।
हमारे पूर्व महापौर रजनी जी दीदी से आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पे बता रहे हैं डेयरी के हमारे लोकप्रिय चेयरमैन साहब डालचंद जी डांगी साहब से आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पे बता रहे हैं। हमारे पूर्व विधायक वंदना जी मीणा से आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पे बता रहे हैं। हमारे उदयपुर शहर की लोकप्रिय महामंत्री डॉक्टर किरण जी जैन से आग्रह करूंगा कि मंच पे बता रहे हैं। पूर्व महापौर पार्वती सिंह साहब से आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पे विराजे। बड़गांव की हमारे लोकप्रिय प्रधान प्रतिभा जी नागदा से आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पे बता रहे हैं। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी भट्ट साहब से आग्रह करूंगा आप भी मंच पे बता रहे हो तो। हमारे मावली के पूर्व एमएलए साहब लोकप्रिय धर्मनाथ जोशी साहब से आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पे बता रहे हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय से आग्रह करूंगा कि आपका पगड़ी द्वारा स्वागत करावे और रविंद्र जी साहब से आग्रह करूंगा ऊपर ना बैठा के आपका स्वागत करावे। सभी तालियों से स्वागत करें। अब वंदे मातरम करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्यामलाम मातरम वंदे फूल की दया मेरे फुल्ल कुसुमित ध्रुवदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वंदे मातरम। भारत माता की। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष परिषद चपलो साहब से आग्रह करूंगा कि आप मंच पे बता रहे हैं। आप बता रहे हैं और चपलो साहब का स्वागत करा रहे हैं। अतुल जी बता रहे हैं। हमारे निवर्तमान अध्यक्ष परिषद रविंद्र जी श्रीमाली जी के स्वागत के लिए शैलेंद्र जी चौहान साहब से आग्रह करूंगा कि आदरणीय श्रीमाली साहब का स्वागत करावे। धर्मनाथ जी जोशी के लिए मैं आदरणीय अमृत जी मेनारिया साहब से आग्रह करूंगा कि धर्मनाथ जी जोशी साहब का स्वागत करें। मांगीला जी जोशी के लिए सुनील जी चौधरी साहब बता रहे हैं। मांगीला जी जोशी का स्वागत करावे। प्रमोद जी सामर के स्वागत के लिए सुनीता जी मांडावत से निवेदन करूंगा कि प्रमोद जी का स्वागत करावे। गोविंद सिंह जी टाक साहब के स्वागत के लिए मोहन जी मीणा मंडल अध्यक्ष झार माता पधारें और स्वागत करें। गोविंद सिंह जी टाक साहब का मोहन जी पधारें। रजनी जी डांगी के लिए सुनीता जी चौधरी बता रहे हैं। सोनिका जी रुचिका जी
महामंत्री जी के लिए विजय जी आहूजा बता रहे हैं, पारस जी सिंघवी के लिए करण सिंह जी सक्तावत बता रहे हैं और स्वागत करा रहे हैं, और प्रतिभा जी नागदा हमारे प्रधान जी के स्वागत के लिए दीपक जी बोलिया बता रहे हैं, उनका स्वागत करा रहे हैं। गजेंद्र जी भंडारी बता रहे हैं, देवीलाल जी सालवी बता रहे हैं। अब मैं हमारे नवनिर्वाचित लोकप्रिय जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह जी से आग्रह करूंगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ उठा के। मेरे को पूरे देश के अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने आया जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में एक जनसेवक के तौर पर लंबे समय से काम किया। करीब 7 बार, 5 बार तो आप एमपी रहे, राज्यसभा में एमपी रहे, और ये नहीं सनातन संस्कृति के द्योतक योगी जी के मंत्रिमंडल में आपने कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त किया। ऐसे हमारे सबके मार्गदर्शक श्री एसपी जी बघेल साहब का एक बार हृदय की गहराई से स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे मध्य सड़क से लेकर संसद तक हमारे अनेक जन मुद्दों को उठाने वाले परम सदस्य सांसद साहब मंदालाल रावत साहब का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। असंख्य कार्यकर्ताओं को संगठन की दृष्टि से गढ़ने का जिन्होंने काम किया, ऐसे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे, कानून मंत्री रहे, परम सदस्य शांतिलाल चपड़ो साहब का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं साधन व्यक्तित्व के धनी पूर्व महापौर जीएस टाक साहब का, और जिन्होंने मेरे को भी पार्टी के महापौर, जब आप पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, एक महामंत्री के तौर पर मेरे को अनेक अवसरों पर काम करने का अवसर प्रदान किया। ऐसे पूर्व जिलाध्यक्ष श्री परम सदस्य रविंद्र जी श्रीमाली साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष, बहुत कुछ सिखाया। ऐसे प्रमोद जी सामर साहब सहकारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक, और जिन्होंने मोटरसाइकिल पे घूमकर इस उदयपुर में नहीं, उदयपुर संभाग के अंदर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया। ऐसे हम सबके मार्गदर्शक पूर्व विधायक महोदय धमना जी जोशी साहब, जिला प्रमुख से लेकर विधायक तौर पर जिन्होंने काम किया, वंदना जी, मीणा जी, भाई शैलेंद्र जी, प्रतिभा जी, उमाशंकर जी साहब, डेयरी के चेयरमैन साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो वास्तव में हम देखते हैं कि चाहे चुनाव की दृष्टि अनेक अवसरों पर एक आज भी संगठन के कार्यकर्ताओं के तौर पर काम करते हैं। वरिष्ठ नेता कुंतीलाल जी जैन साहब, भाई रवि जी नाहर साहब, मेरे साथ जी सक्तावत साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष जी, पिंकी जी, इस कार्यक्रम के सहसंयोजक हंसा जी, भाई रवि जी, आप सब कार्यकर्ता बंधुओं का, और विशेष तौर से एक तो महाकुंभ आज लग रहा है, हम सबको पता है कि आस्था का महाकुंभ उत्तर प्रदेश में लगता है, लेकिन आज लगता है कि संत यहाँ विराजमान है। कहीं न कहीं महाकुंभ का छोटा मोटा नजारा हम सब की सनातन संस्कृति का जिंदा करने का काम आप लोग कर रहे हैं, और समाज के प्रमुख लोग जो समाज को सही दिशा में ले जाने वाले प्रभुजन यहाँ विराजमान है। एक बार मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी के सह जिलाध्यक्ष होने के नाते आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। बघेल साहब, ये मेवाड़ की भूमि है, और इतिहास के पन्नों में आपको सब पता है कि महाराणा प्रताप का नाम सौर अवसरों से लिखा जाता है। ये भूमि बलिदानों की भूमि है, चाहे पनाधाय का बलिदान हो, चाहे सलूमर के अंदर हाड़ा रानी का, किस प्रकार से हाड़ा रानी ने रतन सिंह जी को जब युद्ध में जा रहे थे, नई शादी हुई थी, पत्नी का मोह था, लेकिन जैसे वो युद्ध में जाने लगे बार बार अपनी पत्नी को और देखने लगे थे, सलूमर के राजा रानी ने तलवार उठाकर गर्दन काटकर जिसको भेंट कर दी। ऐसे ये पवित्र भूमि मेवाड़ की भूमि पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आज हम सबके मध्य मुख्य वक्ता विराजमान है। जो केंद्र ने बजट दिया, मैं मानता हूं वो बजट एक विकसित भारत के सपनों को साकार करने वाला और भारत जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत मजबूत करने वाला ये बजट है, जिसके बारे में परम सदस्य आज के मुख्य अतिथि बताएंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूं, हम सब सौभाग्यशाली है मित्रों, हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। वो युग भी था जब मैं कहता हूं वरिष्ठ लोग यहाँ विराजमान है, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था। उस समय वो युग भी था जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। इन्हीं के कारण आज भारतीय जनता पार्टी वटवृक्ष के रूप में खड़ी ऐसे सीनियर नेताओं को मैं सिर झुकाकर सलाम करता हूं, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। कार्यकर्ता बंधु, हम सब सौभाग्यशाली है, देश का यशस्वी नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। आज भारत का डंका विदेश में बजता है। भारत के प्रधानमंत्री विदेश की धरती पे जाते हैं, चाहे जापान का प्रधानमंत्री भारत आता है, उनको गीता भेंट करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, वहां के लोग गीत गाते हैं, केसरिया बालम पधारो हमारे देश।
आज देश की सीमाएं सुरक्षित है। पहले यह होता था कि भारत के अंदर आतंकवादियों की गोलियों से हमारे सैनिक मरते थे। अब 56 इंच का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शीर्ष नेतृत्व है, आज सेना की गोलियों से आतंकवादी मरते हैं। ऐसा सुदृढ़ नेतृत्व मिलता है और हम सब सौभाग्यशाली कि उसी के अंदर मंत्रिमंडल में काम करने वाले एसपी साहब बघेल हमारे साथ बीच में। मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐतिहासिक बजट हम सबके सामने पेश किया और इस बजट को लेकर आपको सबको पता है अनेक जन कल्याणकारी घोषणा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने की, लेकिन ये मेवाड़ की भूमि है, ये सशक्त भूमि है, वीर बांकुरों की भूमि है। मैं एक बार पुनः हृदय की गहराई से मुख्य वक्ता, आज अनेक कार्यक्रम है, नाथद्वारा भी जाना है, डेयरी में जाना है। मैं हृदय की गहराई से भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का एक बार पुनः हृदय की साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और एक बात पुनः कहना चाहता हूँ, ये आपका छोटा भाई, आपका बेटा आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को कभी गिरने नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी पहले से सशक्त थी, इसको और सशक्त और मजबूत करेगी। इन मंगल भावनाओं के साथ मैं मेरी वाणी को बना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। वास्तव में आप सबके आशीर्वाद से उदयपुर शहर जिला परमसदस्य रविंद्र जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में हर कार्यक्रम में नंबर 1 आया था। और जैसा कि अभी गजपाल सिंह जी ने बताया कि आपका आशीर्वाद मिलता रहे और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद लेकर ये जिला और आगे बढ़ेगा और आप सबका आशीर्वाद रहे। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में और आज के हमारे मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता के बारे में परिचय परम श्रद्धेय प्रमोद जी सामर साहब से आग्रह करूँगा कि आप इस कार्यक्रम के बारे में और मुख्य वक्ता के बारे में आप सभी को परिचय कराएं। सम्मानित मंच, सम्मानित सदन और सदन में उपस्थित हमारे श्रेष्ठ संतगण जिनका भी आज हमको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, मुझसे पूर्व वक्ताओं और सभी अतिथियों का जो हमारे बीच में जनसंघ से भाजपा तक के सफर के साक्षी और अग्रणी पंक्ति में रहे, उन सब का परिचय कराया। आज हमारा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा उनके नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने जो केंद्रीय बजट रखा है, इनको कैसे हम अपनी बात को कहेंगे एक संवाद के रूप में, सेतु के रूप में, उन सब का मार्गदर्शन करने के लिए पधारे एक ऐसा राजनीतिज्ञ जिसने जिंदगी की शुरुआत बहुत ही संघर्ष के साथ प्रारंभ की। 21 जून 1960 को आप उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में उमरिया गांव में आपका जन्म हुआ। सौभाग्य का विषय है। आप बीएससी हैं, एमएससी हैं, आपने एलएलबी की और उसके बाद आप एक ऐसे सामान्य वर्ग से भी अपनी शिक्षा के आधार पर, कर्म शक्ति के आधार पर आगरा के कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं। इसके अलावा भी आपने उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर के पद से जो सेवाएं की और उसके पश्चात राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश के लिए डॉक्टर एसपी सिंह बघेल साहब हमारे मुख्य वक्ता हैं, जो अनुभवी हैं, प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ हैं। और मैं कह सकता हूं कि आपकी जीवन की उपलब्धियों को बहुत संक्षिप्त शब्दों में कहना बहुत कठिन काम है, पर यह कह सकता हूं कि एक ऐसा उदयमान सितारा जो राजस्थान से लेकर हमारी बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र आगरा के से जो आप प्रतिनिधित्व करते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि आपने 3 बार उत्तर प्रदेश की जलेसर लोकसभा से आपने प्रतिनिधित्व किया। आपने आगरा में जो आप वर्तमान में आप सांसद के रूप में जो सेवाएं दे रहे हैं, 2 बार वहां से संसद सदस्य के लगातार संसद सदस्य के रूप में आपने प्रतिनिधित्व किया है। सरकार में अपने दायित्व का निर्वहन किया है। वर्तमान में इससे पूर्व आप मोदी जी की सरकार 2 भाग में भी विधि एवं न्याय मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री के रूप में आप अपना दायित्व सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं। यह हमारा सौभाग्य है। आज आप देश के पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और पंचायत राज्य के राज्य मंत्री के रूप में आज हमारे बीच में आप पधारे हैं और इस बात का हम सबको गर्व है कि एक शिक्षाविद, एक प्रशासनिक अनुभवी अधिकारी और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोक सेवा हेतु समर्पित किया, आज हमारे केंद्रीय बजट के बारे में
हम सब का मार्गदर्शन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ उपस्थित इस शहर के सभी प्रतिनिधि लब्धजन जो यहाँ उपस्थित हैं, आपके मार्गदर्शन से आदरणीय मोदी जी के इस केंद्रीय बजट के आधार पर एक संवाद और सेतु के रूप में आम जन को अपनी आपकी बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पुनः मंच और सदन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। जय भारत, जय भारत। मैं हमारा आज के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि के बारे में जो परिचय दिया, वास्तव में हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसे वक्ता हमारे बीच में आए जिनका हमको मार्गदर्शन मिलेगा। अब मैं पारस जी सिंघवी साहब से आग्रह करूंगा कि आप एकल गीत करावें। आदरणीय पारस जी सिंघवी साहब। गीत को दोहराना नहीं है। सम्मानित मंच, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय एसपी बघेल साहब, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, पधारे हुए सभी प्रबुद्धजन, कार्यकर्ता बंधु। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर हम अर्चना करेंगे, तेरी जन्म भर हम साधना करेंगे। जन्मभूमि भारत, महिमा महान तू है, गौरव निदान तू है, तू प्राण है हमारी, जननी समान तू है। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आरजी साहब। अब मैं हमारे उदयपुर के लोकप्रिय सांसद महोदय आदरणीय रावत साहब से आग्रह करूंगा कि आप पधार कर सबका मार्गदर्शन करावें। आदरणीय बजट 2025-26 जो भारत के परम वैभव को प्राप्त करने वाला, उस पर चर्चा के लिए पधारे हुए माननीय डॉक्टर एसपी सिंह बाघेल साहब, जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भाग हैं। मैं एक बार चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप स्वागत करवाएं। मंचासीन इस सभा के सभापति माननीय जसपाल सिंह जी साहब, मंचासीन सभी अतिथिगण और आप पधारे हुए सभी प्रबुद्धजन। मुख्य वक्ता महोदय हमारे सामने विषय रखेंगे, लेकिन इससे संबंधित कुछ बातें जो हमारे सावधानियों से संबंधित मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। बहुत तेजी से समय बदल रहा है और हम अमृत कालखंड में जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और योग चल रहा है, इस बात का योग चल रहा है कि विकसित भारत 2047 करना है। हम सभी उसमें स्टेक होल्डर हैं, लेकिन जब हम स्टेक होल्डर हैं तो सारी बातें माननीय प्रधानमंत्री जी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो अपना राष्ट्रीय नेतृत्व है वो कहेगा, वो उसके साथ साथ हमारा अपना जो तारतम्य वो बहुत जरूरी है। वो क्या जरूरी है? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान, महिला, युवा और गरीब ये 4 वर्ग हैं और ये 4 जातियां हैं, इनको लेकर उनको ध्यान में रखकर काम करना है। ये सब कुछ तो चल रहा है। बजट में 9 सेक्टर है, मध्यम वर्ग को बहुत ताकत मिली है, लेकिन अब ये आपदाएं केवल दिल्ली में ऐसा नहीं, छोटी छोटी आपदाएं हमारे क्षेत्र में भी हैं। आप सभी जानते हैं वो कहाँ हैं, कैसी हैं, उनके नाम कुछ अलग होंगे लेकिन ये सारे हैं। उसके लिए बड़े बड़े शब्द काम में लेते हैं। एक शब्द आता है डीप स्टेट। ये इतने नीचे तक देखे हुए घुसे हुए हैं कि नजर नहीं आते, उनको थोड़ा सा नजर आता है। जैसे समुद्र के अंदर बर्फ होता है, इसको आइसबर्ग कहते हैं, तो उसमें जरा सा नजर आता है ऊपर 2%, 5%, 10%, लेकिन 90% नीचे छुपा हुआ होता है। जब जहाज जाता है तो उससे टकराता है और कई बार जहाज के बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। वैसे ये नजर आता है, ये डीप स्टेट है। और ये भी नजर आता है कि इनके जो मिलने वाले हैं, बोलने वाले हैं, इनको ताकत देने वाले हैं, वे देश के बाहर बैठे। तो मोटे तौर पर ये सारी जो चीजें चल रही हैं वो
उसको इकोसिस्टम कहेंगे, अराष्ट्रीय तत्व कहेंगे, ये भी शब्द हम सबने सुना है। लेकिन ये ताकतवर कितने हैं? ये इनकी जो ताकत है वो है भ्रम फैलाना। तो जब हम मुख्य वक्ता महोदय को सुनेंगे तो हमारे लिए कुछ न कुछ बड़े टिप्स, बड़े शब्द हाथ लगेंगे। हमें बहुत बड़े लोग हैं, अभी अमेरिका की स्टोरी लगातार चल रही है कि भारत में उनको फंडिंग किया था, भारत में कि यहाँ के लोकतंत्र को लिए किसी और को लाना चाह रहे थे। ऐसे वहां अमेरिका के राष्ट्रपति जी कह रहे हैं, ट्रम्प कह रहे हैं कि वो किसी और को लाना चाह रहे थे। किसी और का मतलब क्या है? ये सारी जो चीजें हैं वो सारी है। हमारे यहाँ जो आपदा है वो दो तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही है। ऐसा ध्यान में आता है कि एक पादरी वेरियर एल्विन हुए, उनके शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और कैथोलिक चर्च ऑफ रांची है, उनके शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वो भी सारे हमारे ध्यान में रखने। कहने का आशय केवल इतना है, हमें बहुत गंभीरता से माननीय मंत्री महोदय को सुनना है और ये बात मंडल और मंडल से नीचे, शक्ति और शक्ति केंद्र से भी नीचे बूथ लेवल तक पहुंचाना है। और जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, समझने वाले, जानने वाले, अलग अलग सामाजिक समूह, जिसको हम बोलते हैं सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, वहां तक इस बात को पहुंचाना है, ऐसा मेरा आग्रह है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः मंचासीन सभी अतिथियों को प्रणाम करते हैं और आप सभी का आभार करते हैं। शब्दों को ग्रहण करते हैं। अब वास्तव में जिनको सुनने के लिए अपन सब जने यहाँ आए, वास्तव में हमारे केंद्र के मंत्री, जिसमें पशुपालन, किसानों के हित की बात है, पशुपालन, मत्स्य विभाग और डेयरी के बारे में भी आप जानकारी देंगे। ऐसे लोकप्रिय आज के हमारे मुख्य वक्ता परम श्रद्धेय बघेल साहब से आग्रह करूंगा कि आप हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय वीरों की भूमि मेवाड़, खानवा के युद्ध में बाबर को लगभग मार ही दिया होता यदि एक तोप ना होती। राणा सांगा जी, दूसरी पीढ़ी के उदय सिंह जी और बाबर के नाती की भी आगरा में नींद हराम करने वाले अकबर की राणा प्रताप जी, पति मोह से करोड़ गुना राष्ट्र मोह का उदाहरण देने वाली रानी हाड़ा और पुत्र मोह से 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना कर्तव्य निभाने वाली, राजवंश चलाने वाली पन्नाधाय की भूमि से बड़ी पार्टी के नेता, जिनकी सेल्फी के लिए विदेश के प्रधानमंत्री पीछे दौड़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जिन्हें बॉस कहते हैं, G20 में कुछ राष्ट्राध्यक्ष उनके पैर छूने का उपक्रम करते हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में निर्मला सीतारमण द्वारा सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी खिलौने से लेके आसमान नहीं होती है, वो होनी चाहिए। इसलिए लोग वरिष्ठों को देख के कुर्सी नहीं छोड़ते। लेकिन IAS का बैच हो या MBBS का बैच हो या इंजीनियरिंग का बैच हो, वो बैच से चलता है। मेदांता का डॉक्टर त्रेहान भी अपने एक बैच सीनियर जिले के CMO को देख के खड़ा होता है पोस्टर पे। मेरी इच्छा है कि पॉलिटिक्स में शुरू में थोड़ी रैगिंग होनी चाहिए। बूथ अध्यक्ष की मंडल अध्यक्ष रैगिंग ले, मंडल अध्यक्ष की जिलाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष की प्रदेश अध्यक्ष, पार्षदों की मेयर और मेयर की MLA MP, तो डिसिप्लिन आ जाएगी। ऐसा मेरा अपना विचार है। इसको ब्रेकिंग न्यूज मत बना दो। ये सब मैं शांति लाल जी के लिए बोला। स्पीकर साहब जब आते हैं तो CM को भी खड़ा होना पड़ता है। हम लोग उगते हुए सूरज को बहुत सलाम करते हैं। होना ये चाहिए कि जवानी के बेहतरीन दिन जिन्होंने शहर, राज्य और पार्टी के लिए दिए हैं, उनका बहुत सम्मान होना चाहिए। मेरे मित्र भाई रविंद्र श्रीमाली, प्रमोद जी,
GS टॉक साहब पूर्व महापौर, श्री धमनारायण जी जोशी जी पूर्व विधायक, श्रीमती रजनी जी डांगी पूर्व महापौर, श्रीमान मांगीलाल जी जोशी पूर्व जिलाध्यक्ष, श्री तकत सिंह जी, डालचंद जी, दर्जना जी मीना पूर्व विधायक, डॉक्टर उमाशंकर, डॉक्टर किरण जी, मंच वो उनसे लड़ेंगे जिन्होंने ये सूची मुझे दी। मैंने तो उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। देवियों सज्जनों, पत्रकार साथियों, मेरा बहुत ही सौभाग्य है। मैं पार्टी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो देश में एक जगह मंत्री को प्रेस के लिए जाना था, तो मुझे मुंह मांगी मुराद मिल रही है कि मुझे उदयपुर आना पड़ा। श्रीनाथ जी के दर्शन होंगे, ये अलग बात है कि हमारे गोवर्धन से ही आए हैं, इस इलाके की थोड़ी गरीबी दूर करने। आज भी उनका स्नान का जल वहीं से आता है, मथुरा से। औरंगजेब की वजह से आए थे। यहाँ सुरक्षित रहते हैं सब। तो गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, श्रीनाथ जी, ये सब मुगलों की वजह से आए, और यहाँ आए हैं तो आपकी दूरी कम हो गई है वृंदावन से। भगवान ने अपने आप को तय किया है, हम लोग कौन होते हैं उनको लाने वाले और भेजने वाले। तो ऐसी भूमि पर प्रिविलेज सिटीजन ऑफ द सोसाइटी थोड़े बहुत जब पैर कपाते हैं भाषण के दौरान, तो प्रबुद्धों के सम्मेलन में ही कपाते हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स को कन्विंस करना वैसे ही होता है जैसे मेंढकों को तोड़ना। तो बुद्धिजीवी लोग सहमत नहीं हो पाते हैं। मेरी राय है कि बुद्धिमान बुद्धिजीवी से ज्यादा अच्छा होता है। मैं जब पुलिस में इंस्पेक्टर था तो मेरे को बुद्धिजीवी नहीं माना गया। अगले दिन मैं आगरा कॉलेज में प्रोफेसर हो गया तो ओवरनाइट में बुद्धिजीवी हो गया। तो रात में मुझे कोई बुद्ध की तरह ज्ञान थोड़े प्राप्त हो गया। क्या बुद्धिजीवी प्रबुद्ध की श्रेणी में बुद्धिजीवी की, क्योंकि इसमें शिक्षक, चिकित्सक, अधिवक्ता ऐसी तो मानते हो, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट। क्या हमारी दादी, नानी और माँ प्रबुद्ध वर्ग में आज की परिभाषा में थी? लेकिन वो बहुत बुद्धिमान थी, जो संयुक्त परिवार को लेकर चलती थी। वो इतनी बुद्धिमान थी कि अपने सीमित बजट में, उनका बजट निर्मला जी का बजट नहीं था, लेकिन अपने सीमित बजट में महीने भर तक कैसे तेल चलाना है, घी चलाना है, पशुओं का इंतजाम कैसे करना है कि 365 दिन दूध रहे, रिश्तेदार के आने पे एक अच्छी चादर होनी चाहिए। वो बुद्धिमान महिलाएं थी हमारी माँ, दादी, नानी। अब के ग्रेजुएट से ज्यादा अच्छी थी और अच्छी अर्थशास्त्री थी वो। और अगर ये आपके खिलाफ है, क्योंकि इनकी समाज में साफ है, वैल्यू है, इमेज है, छवि है, तो ये एक अपना वोट आपके खिलाफ नहीं डालेंगे। इसको एक कभी मत मानना। ये सब लोग 100-100, 200 को कन्विंस करने की क्षमता रखते हैं। पूरा गांव आए वकील साहब के पास कि वकील साहब को वोट डालना है, तो वकील साहब जरूर नहीं है पूरे चैप्टर से भरे हुए लोगों की बात मानना, लेकिन एक वकील पूरे गांव को कन्विंस कर सकता है। पूरा गांव आए रजिस्टर्ड डॉक्टर से कहे कि हमारे मित्र हैं वकील साहब को वोट डालो, जरूर नहीं, लेकिन एक चिकित्सक 1000-2000 लोगों को कन्विंस कर सकता है। ऐसे ही 50 लोग
शिक्षक को कन्विंस करने आए तो कन्विंस नहीं कर सकते, लेकिन एक शिक्षक कन्विंस कर सकता है दारू। ऐसे ही वर्ग से मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इलेक्शन में क्या होता है, बीबी क्या पूछती, कहाँ जा रहे हो, कन्विंसिंग करने। सुबह गन कुर्ता पैजामा दुपट्टा उपट्टा डाल के फोन करते हैं, भाई गाड़ी भेजो, गाड़ी आती, कहाँ जा रहे हो, कन्विंसिंग करने। और शाम तक कन्विंस एक को भी नहीं किया। जब शाम तक कन्विंस नहीं किया तो कन्विंसिंग में क्यों गए? तो पहले तो आप कन्विंस हो तब कन्विंसिंग कर सकते हैं। इसलिए ये जो भी लोग हैं उनका कन्विंस होना जरूरी है, तब जाके ये दूसरे को कन्विंस कर पाएंगे। विचारों के युद्ध में पुस्तकें, और वो बैठे हो कपिल सिब्बल खड़े हुए, अरे एकदम ये भी बहुत सही कह रहे हैं। रविशंकर खड़े हुए हैं, बहुत ही शानदार कह रहे हैं। और उधर से अभिषेक मनु सिंह भी खड़े हुए हैं, अरे साहब ये तो बहुत ही शानदार कह रहे हैं। तो है क्या ये आम को, हम तो कहेंगे सत्ता पक्ष की आम ही है, लेकिन कुछ बंदे ऐसा कर देते हैं कि उसको नीम साबित कर देते हैं। और जो फ्लोटिंग वोट होता है वो इनके चक्कर में आया था, वो नीम समझ के फिर हमको वोट नहीं जाता। ये बुद्धिजीवियों की विशेषता है। बजट पर ऐसा लगता है हम तो अच्छा है, मेरे राजनीतिक जीवन का ये सबसे अच्छा बजट है। ऐसा मैंने पिछली बार नहीं कहा था, और जरूरी नहीं, मैं मुझे तो 2047 दिखाई पड़ रहा है। 2047 में आज़ादी के 100 साल मनाने पे हम में से 90% लोग तो होंगे ही, लेकिन उसका रोड मैप आज श्रीमाली जी हो सकते हैं, ये परहेजी हैं, ये जरा सूर्यास्त के बाद नहीं खाते हैं, अफीम नहीं खाते हैं, ये 2047 तक रह सकते हैं। लेकिन हम तो हुआ है कि मेरे गुनाहों की सजाएं मेरे साथ चलती हैं, मैं तन्हा नहीं चलता, दवाएं साथ चलती हैं। मेरे गुनाह मैं किसी को ब्लेम हो जाएगी, हमारे क्लब में शामिल हो जाओगे। कारण है उसका, उसके कारण है। इसलिए मैं एक सलाह दूंगा कि राजनीतिक लोग सुबह 5 बजे भी निकले तो अपनी 2 रोटी लौकी तुरई कद्दू लेके चले। 5 बजे क्या खाओगे आप, लेकिन लेके चले, ऐसी मेरी सलाह है। वरना दिन भर फिर पिज्जा बर्गर चाउमीन मोमोज खाने पड़ेंगे। तो ये 2047 का जो प्रधानमंत्री जी ने नवजात शिशुओं के दिमाग में, किशोरों के दिमाग में, महिलाओं के दिमाग में, मजदूरों के दिमाग में, व्यापारियों के दिमाग में, खिलाड़ियों के दिमाग में, वैज्ञानिकों के दिमागों में हैमरिंग कर दी है कि 2047 में जब हम आज़ादी के 100 साल मनाएंगे तो हम अभी 11वें से 5 पे आ गए, 5 से 3 पे, मुझे लगता है अगले बजट तक हम आ जाएंगे। लेकिन 47 तक हम 1 पे होंगे, हम सुपर पावर होंगे, नंबर 1 इकोनॉमी होंगे, विश्व गुरु थे, हैं नहीं, हो जाएंगे। बल्कि मेरे मिजाज के अनुसार हमारी थोड़ी गुंडागर्दी विश्व की राजनीति में चलेगी। भारत माता की जय। और अपना वाला तो ले ही लेंगे जितना हमारा है। उसकी नींव, उसका रोड मैप मुझे इस बजट में दिखाई पड़ रहा है। तो आपके जो किले हैं जो मैंने देखे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अगर इनकी बुनियाद मजबूत नहीं होती तो कंगूरे गिर चुके होते हैं। तो 2047 के विकसित भारत के कंगूरे की बुनियाद नरेंद्र मोदी जी ने डाल दी है। मोदी है। 6 लाख 7 लाख तक था ना इनकम टैक्स फ्री, 7.5 कर देते तो भी एक टॉकिंग पॉइंट मिल जाता कि भाई 7 लाख से 7.5 लाख कर दिया। 8 में तो आप बहुत खुश हो जाते, तो सीधे 12 किया है। और इसके पीछे भी एक
बहुत सोची समझी है राजनीति। मेरी बीवी का पार्लर इस साल तक 7 लाख रुपए कमाता था, समझ गए ना? मुझे लग रहा है 12 लाख कमाएगा कि अगले साल वो जब भरेगी नहीं, लेकिन 11,99,000 तो पहुंच जाएगी ना। अच्छा, मैं नहीं छपा सकता, हमारी तो सैलरी है, सैलरी स्लिप में पकड़े जाएंगे पार्लियामेंट की। लेकिन अब गोलगप्पे वाला भी, अंडे वाला, केले वाला, ठेले वाला, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन वाला भी अब 11,99,000 पे पहुंचेगा। टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 11 लाख ATR तो भरना पड़ता है ना, वो तो भरना पड़ता है। तो ये उसकी वाइट हो जाएगी। जब उसकी साल में 12 लाख हो जाएगी तो मकान बनाएगा, तो पैसे से सीमेंट खरीदेगा, लोहा खरीदेगा, ईंट खरीदेगा, बच्चों के लिए 4 व्हील खरीदेगा, बाजार जाएगा, शॉपिंग करेगा, तो पैसा मार्केट में आएगा। मनी विच मनी डज, मुद्रा वो जो मुद्रा का कार्य करें, मनी रोटेट, चलायमान होनी चाहिए। एकदम आप देख लेना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एकदम बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी बस खा पी रहे थे, कुछ शॉपिंग कर पा रहे थे, लेकिन अचल संपत्ति नहीं खरीद पा रहे थे। अगर दोने गिन लो ना, किसी बढ़िया, यहाँ क्या बोलते हो बतासे, पानी के क्या बोलते हैं, गोलगप्पे, गोलगप्पे के दोने गिन लेना किसी दिन शाम को। अगर 1,500 दोने डले हैं तो समझ लो उसमें 20 का गुणा कर देना। इतने रुपए इनकम है, लेकिन नहीं दे रहे हैं, अब वो देंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी मुझे लगता है खेती ही कर रहे हैं। खेती घाटे की थी। यदि खाद, बिजली, पानी, DAP, यूरिया, कीटनाशक लिख लें और अपने खेत में अपने काम करने के भी 250 रुपये जोड़ने चाहिए। दूसरा, घर में किसी को माफी नहीं करता है किसान। जो 5-8 साल का बच्चा है तो उससे कहते हैं पशु को यहाँ से वहाँ बांध दे, और हमारे इलाके में कोई 70 साल के हैं तो कहते हैं ट्यूबवेल पे जाके सो, खांसोगे तो चोर चोरी नहीं करेंगे, इस काम के लिए दूसरे को कहोगे तो 15,000 रुपये मांगेगा सोने। तो यहाँ किसान के यहाँ 70 साल वाले को माफ़ी, ना 7 साल वाले को माफ़ी। कहते हैं ना, यहाँ बकरी यहाँ से वहाँ बांध दे, थोड़ा पानी पिलाते। इसको जोड़ें तो घाटा है। फिर क्यों करते हैं? विकल्प नहीं है। मैं विकल्प लेके आया हूँ। परंपरागत खेती थोड़ी छोड़नी पड़ेगी। तो भारत कृषि प्रधान देश है। उत्तम किस्म के पशुपालन नहीं कहा मैंने, उत्तम किस्म का पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, आपके यहाँ ऊंट पालन भी, फूलों की खेती, फलों की खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, औषधि खेती, ड्रिप इरिगेशन राजस्थान में जरूर करिएगा, स्प्रिंकलर इरिगेशन, पानी बचाओ, यील्ड बढ़ाओ के द्वारा हम दुगना कर सकते हैं। इसीलिए पहला इंजन बजट का क्या है? कृषि। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से जाता है। अपने समय सही परिभाषा थी। तीसरा, इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो तीसरा इंजन है निवेश, और चौथा है आयात तो खत्म ही हो जाना चाहिए, निर्यात। ये 4 इंजन है। सुई ना बनाने वाला देश आजकल निर्यात कर रहा है। सारी बातें तो छोड़ो, मेरी मछली 60,000 करोड़ निर्यात हो रही है, और धान और गेहूं से ज्यादा। FMD मुक्त अगर भारत हो जाए ना, फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका मुंहपका, तो दूध में हम नंबर 2 पे हैं। तो फिर हमारा ये निर्यात हो जाएगा। उस दिन किसान की हालत ठीक हो जाएगी। खेती कब है आपकी? जब अति वर्षा से बचे, अनावृष्टि से बचे, ओले से बचे, कोहरे से बचे, पाला से बचे, नीलगाय से बचे, जंगली जानवरों से बचे, आवारा गायों से बचे, तब जाके खेती आती है। इसलिए परंपरागत थोड़ी चीजें छोड़ दिया है ना। घूंघट प्रथा कम हो गई ना, सती प्रथा आपके यहाँ से बंद हो गई ना, जौहर नहीं हो रहा है ना, बाल 73-74 की बात है। तो अच्छा 84-85
तब तो मैं पुलिस में आ गया था। तो आपने पर्दा कम किया है ना, जौहर की जरूरत नहीं है, स्वराज है, सती प्रथा बंद हुई है, बाल विवाह बंद हुए, विधवा विवाह शुरू हो गए, महिला स्कूल भेजने लगे, तो फिर परंपरागत खेती भी छोड़ो, जितनी मैंने बताई है उनको करो। निवेश भी हो गया और निर्यात, लगभग हर चीज निर्यात। आजकल हम हाथ के लोग चला रहे हैं, इसलिए गरीब कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। मैं तो एक दिन भावुकता में पार्लियामेंट में बोल गया, भगवान अगर मैंने कोई पुण्य का काम किया हो तो जब तक डेमोक्रेसी रहे तब तक इस देश का प्रधानमंत्री महागरीब आदमी को बनाना। नहीं, अगली लाइन बहुत जरूरी है, लेकिन शर्त है कि लुटियन जोन में आके उसे गरीबी याद रहनी चाहिए, वरना हमारे कपड़े बदल जाते हैं। सरपंच बनते ही कपड़े, गाड़ी, स्टाइल, वे ऑफ टॉकिंग, एक लड़का सिपाही बन जाए, एक कार आ जाए, एक राइफल आ जाए, फिर तो हम बघेल साहब हो गए, बाकी दूसरे हो गए। मुंशी प्रेमचंद की पूछ की रातें कहानी है, उसको डनलप पिलो पे सोने वाले और एसी में रहने वाले उसे याद करके घोंटा मार के रट के 90% नंबर तो ला सकते हैं, लेकिन उसके दर्द और मरण को वही समझ सकता है जो पिछला महीना पूछ की रात एक चादर में जिसने काटी। तो नरेंद्र मोदी जी अगर 10 भाई, उस समय तो बड़ा बुरा लगता होगा उनको, 10 बाई 12 के कमरे में ना रहे होते, 5-6 भाई थे, खुद ने चाय बेची, और रेल हर सीजन में आती है, हर समय आती है। ये 10 से 5 तो है नहीं है रेल। और माने चौका बर्तन ना किया होता तो ये एक भी योजना नहीं लागू होती। चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले लोगों के दिमाग में नहीं आती है। तो ये इसलिए ये योजनाएं आई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमते हुए एक महिला एकदम आगे आ गया, भैया तुम्हें रुक के जाना है। अरे मैंने कहा बहुत जल्दी हूँ, क्या नहीं रुको। जब 7 बार कोई MP रह लेता है ना तो वो एक्सियन नहीं रहता, फिर सड़क स्कूल बिजली पानी का, फिर वो गार्जियन हो जाता है। आजकल मेरी स्थिति वही है। क्यों रोक रही हो? अरे नहीं, रुक के जाना होगा। अंदर गई और घी तो था नहीं, सरसों के तेल में आरती उतारी। हमारे यहाँ कोई आरती वारती का ज़्यादा रिवाज नहीं है, वोट मिल जाए यही बहुत है। कोई साफा, आरती, शॉल, नारियल का ज़्यादा प्रथा नहीं है। क्या हो गया, इतनी खुश क्यों? मोदी जी ने मेरे को मकान दिया। अरे तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? कह रही मैं बाहर सोती थी छप्पर में, जवान महिलाओं, डर लगता था, कपड़े ऊपर नीचे रात में हो जाते हैं। और आधा गांव तो शराबी हो ही चुका है आजकल, यहाँ भी यही स्थिति होगी लगभग। तो डर लगता था कोई सरप्पा गलत काम ना कर दे। जब से मोदी जी ने मुझे मकान दिया है, मैं कुंडी बंद करके अंदर झिक्के सोता हूँ। भाई मुझे नहीं पता था कि इतनी भी खुशी होती है। आप सीधे कहते तो 4.5 करोड़ मकान, जरा ऐसे बताओ ना, ऐसे ही बताना चाहिए। ढेंचा एक होता है, उससे रोटी बनती है यूपी में, तो खाड़ू अरहर की लकड़ी, तोई सरसों की लकड़ी, और कंडे, यहाँ उपले कहते होंगे ज़्यादा। दादी नानी ने उसी पे जिंदगी भर खाना बनाया है, और हम लोग तो चालू आदमी, जैसे ही धुआं हुआ घर से बाहर हो जाते थे, आते ही तब से जब खाना बन जाए। फूकनी होती थी घर में, कहीं दिख रही है आजकल? तो फूकनी होती थी, गायब कर दी नरेंद्र मोदी ने। मेरा अपना अनुभव है, मैं उसी मुझे लगता है मेरा भाषण लंबा हो रहा है। बहुत अच्छा। तो मैं पुलिस में था, और उस जमाने का दरोगा, ऊपर से यूपी का, ऊपर से मेरठ का। छुट्टी पे मेरी माँ का आदेश था, दिवाली पे सब भाई 6 के 6 तो बच्चे भी आते थे। तो मैं रात में मैंने देखा कि मेरी माँ ने 5 बार उठ के चूल्हा जलाया बच्चों को गुनगुना दूध देने के लिए। सुबह मैंने कहा कि आप तो रात में सोई नहीं, 5 बार जगी हो। तो उन्होंने कहा एक तुम्हारी गलती है, एक तुम्हारी सरकार की गलती है। मेरी क्या गलती है? अगर तुम एक बड़ा थर्मस दे देते खरीद के तो एक बार में रख लें, और एक तुम्हारी सरकार है जो गैस ही नहीं देती है।
थर्मस तो मुझे याद है, मेरी कंपनी भी याद आ गई, ईगल का मैंने बहुत अच्छा वाला खरीद के दिया, अंदर कांच होता था ना जैसे, लेकिन गैस तो मेरे भी बस की नहीं थी। तो मैं मेरठ छुट्टी पे गया, वापस गया तो एक गैस एजेंसी के पास गया, मेरी थाने के इलाके की, बड़े लोग होते थे बहुत, पेट्रोल पंप वाले होते थे, आजकल तो अक्सर ऐसे ही हो जाता है, आसानी से मिलता। मैंने कहा मैडम मेरे को गैस चाहिए, तो उसने कहा फॉर्म भर दो, वर्दी भी पहन के गया। तो मैंने कहा मेरे को गैस चाहिए, उसने कहा फॉर्म भर दो। मैंने कहा कब आऊँ? बोले 5 साल बाद पूछने आना। मैंने पहले तो अपने स्टारों की तरफ देखा, फिर उसको देखा, अब माँ को वादा है तो मैडम गैस तो चाहिए। तो उसने मेरे से कहा कि ब्रह्मदत्त से लिखवा के लाओ, पेट्रोलियम मिनिस्टर, अपनी हैसियत नहीं है। जाते हुए मैंने उसकी कार का नंबर नोट कर लिया, माची मारुति थी 1984 में। टेप कर रहे हो ना, मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के अनुसार उसके 10-12 बार चालान किए। भाई मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार किए। बहुत सुपर है। तो उसने मेरे को इतवार को फोन किया कि अंधेरे में आना, आपको गैस कनेक्शन देंगे। अब मेरे उम्र के लोग समझ पाएंगे, मैंने शर्त लगाई जब दवाओं में कोई आ जाए तो बहुत दबाना चाहिए। तो मैंने कहा मैं चूल्हा नहीं खरीदूंगा आपके यहाँ से। श्रीमान जी याद आ गए ना, चूल्हे में इनकम होती थी, चूल्हा जबरदस्ती देते थे वो। नियम ये है कि ISI होना चाहिए। मैंने एक सरदार जी से खरीद लिया 200 रुपए का, उनके यहाँ 700 का था उस जमाने में। तो फिर मैं भरा हुआ सिलेंडर, रेगुलेटर, पाइप, चूल्हा लेके संगम एक्सप्रेस में बैठ के अपने गांव गया। मैंने अपनी माँ को जब वो दिया तो उन्हें 3 थानेदारों की माँ थी, मेरी माँ और एक पुलिस अफसर की पत्नी। उसने कहा बेटा इससे बड़ी गिफ्ट कोई दुनिया में मेरे लिए। तो जब फिर जुलाई के महीने में ईंधन गीला हो जाता है, कंडे गीले हो जाते हैं, लकड़ी गीले हो जाती है, तो बहुत मुश्किल होती है। जो 4 पुलिस अफसर के परिवार की ने बेस्ट गिफ्ट माना था, आज नरेंद्र मोदी 12 करोड़ लोगों को अंतिम आदिवासी महिला को गैस दे रहा है। 12 करोड़ मत बोला करो, उसको ये महत्व बताया करो जैसे मैंने बताया। तो आपको पता होगा पुराने लोगों को, ये मुझे ज़्यादा पुराना याद नहीं है, लेकिन मेरे साथ गिरजा व्यास MP थी, किरण जी MP थी, रासो सिंह साहब थे, गिरजाई लाल भार्गव थे, बहादुर सिंह कोहली होते थे। मेरे को याद आ रहा है। तो 120 गैस कनेक्शन 40-40 3 बार मिलते थे। स्पीकर को नहीं मिलते थे वो। अच्छा नहीं, हाँ सांसद को मिलते थे। आप सांसद थे। 120 सिफारिशें आती थी। तो हमारी बिरादरी के MP लोग उस जमाने में मुंबई की हीरोइनों को गैस कनेक्शन 10-10 हज़ार में देने लगे, क्योंकि वो गई सीधे बनने, तो वहाँ गैस तो बहुत अमृत थी। दूसरा टेलीफोन कनेक्शन भी आपको मिलेगा, मैं भी उसी जमाने का MP हूँ। तो हमको लैंडलाइन के टेलीफोन के कनेक्शन मिलते थे, जिसके लिए MLA लोग सिफारिश करते थे। तो फिर स्पीकर साहब ने कहा अपने बाल योगी साहब ने, उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई MP बेचते हैं, इसलिए अब आपको टेलीफोन और गैस अपनी लोकसभा में ही देना पड़ेगा, उनसे लो तो अगला चुनाव पता चल जाएगा। मेरा एक भतीजा मेरी लोकसभा से बाहर रहता है, करहल में। करहल के नाम पे कुछ याद आया आपको? काट है करहल का। अरे भाई मैं ही तो चुनाव लड़ा, प्लेस है तो उसे करहल, इतने जल्दी भूल जाते। हार जीत क्या होती है? कातिल बहुत जलील हुआ, मेरा सर काट कर, हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। आत्म प्रशंसा के लिए नहीं खड़ा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 144 करोड़ में केवल SP सिंह बघेल को 10 साल में 4 टिकट दिए। 2014 लोकसभा, 2017 विधानसभा, 2019 लोकसभा, 2022 फिर विधानसभा, 2024 फिर लोकसभा। तो हमारी हैसियत, हमारे हाईकमान ये जानता है कि हम ही अखिलेश से लड़ सकते हैं, उसकी बीवी से लड़ सकते हैं, बिल्कुल उसके भाई अक्षय से लड़ सकते हैं, और फिर दोबारा उसको करहल में खूंटे से बांधने के लिए फिर लड़ सकते हैं। तो बांध दिया था।
कहीं नहीं जाने दिया। तो कुछ ऐसा करो ना कि पार्टी 10 साल में आपको 5 टिकट दिया करे, ऐसा कुछ करो। उसको करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये भी पॉलिटिकल ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इस मेज के बराबर अगर ये सभागार बड़ा, इस मंच के बराबर अगर हिंदुस्तान के किसी किसान के खतौनी में अगर नाम होगा तो इतने में कितनी सरसों करोगे आप। लेकिन 2-2 हज़ार की 3 किस्तें उसे जरूर आ रही हैं। बड़ा काम है या नहीं? 12 करोड़ लोग। एक आज इंटेलेक्चुअल्स का सम्मेलन है, लेकिन मैं यहाँ भी फेल नहीं होऊंगा, मेरा अंदाज यहाँ भी सही बैठेगा। प्रधानमंत्री जी ने 14 में शपथ लेते पहला काम किया था जीरो बैलेंस में जनधन खाता। 11 साल हो गए साहब। इसके पीछे एक प्रेरणा थी कि मैं राजीव गांधी को बहुत इनोसेंट पीएम कहता हूँ, लेकिन इतने जल्दी माफ नहीं कर दूंगा, इनकॉम्पिटेंट भी कहता हूँ। इनोसेंट इसलिए कहता हूँ कि बंदे ने स्वीकार कर लिया कि मैं लुटियन जोन से 1 रुपया भेजता हूँ तो उदयपुर आते आते 15 रुपये आते हैं, 15 पैसे आते हैं। कौन खाता था? रेडियो, वीडियो, सीडीओ, डीडीओ, तहसीलदार, डीएम, कमिश्नर, बड़े खुश हो रहे हैं। सरपंच, प्रधान, एमएलए और एमपी। ये मंच वाले 85% किसी को खाने देंगे? या तो शामिल अपने को करवाएंगे या खत्म करने नहीं देंगे। तो यही तो काम होगा ना, या तो शामिल करो। तो तात्कालीन कांग्रेसी शामिल हो गए होंगे। प्रधानमंत्री ने जीरो बैलेंस में खाता खोला। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ, लेकिन WHO से अच्छा मुझे लगता है DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब 24 तारीख को प्रधानमंत्री बटन दबाएंगे और यहाँ बैठे हुए किसानों के खाते में पूरा 2000 आएगा। क्यों साहब, 1999 आएगा या 2000? और अभी ताकत दोबारा दे दें एडीओ, वीडियो, सीडीओ, डीडीओ को। अगर बेईमान होंगे तो 100 का नोट उसमें से गायब और महीनों नहीं बांट पाएंगे। Am I right? कितना बड़ा करप्शन होगा। तो मैं राजीव गांधी को इनोसेंट कहा, लेकिन इनकॉम्पिटेंट भी कहा। जब प्रधानमंत्री को पता ही चल गया कि 15 पैसा कट नहीं जा रहा है तो रोकेगा क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव? इसलिए ही वॉज इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर। जीरो बैलेंस में 50 करोड़ का खाता खुल गया। तो राहुल गांधी का पहला बयान आया था, क्योंकि लाइन लगी। बयान आया, लंबी लंबी कतारें हैं, चवन्नी उसमें डाल नहीं रहे जीरो बैलेंस में। तो पहला बयान मैंने दिया था कि तुम ट्यूबलाइट हो और मैं बल्ब हूँ। मैं समझ गया इसमें पीछे से माल आएगा, विधवा पेंशन के रूप में, विकलांग पेंशन के रूप में, वृद्धावस्था पेंशन के रूप में। तब तक किसान सम्मान निधि नहीं थी, शौचालय आवास भी नहीं था, लेकिन ये 3 चीजें थी। और तुम्हारे पिताजी की भूल सुधार होगी। अब हम 85 पैसे नहीं खाने देंगे। दूसरा काम क्या था? प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना में 12 रुपए में 80 और 18 साल से लेकर 17 साल की उम्र के लोग कोई भी हो, आपकी भी गलतफहमी दूर कर दूं। बहुत आप प्रबुद्ध हो ना, तो आपको लग रहा होगा कि आप उससे बाहर हैं। टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी और अंबानी भी यदि 18 से 70 के बीच में हैं, और आपका चीफ सेक्रेटरी भी, आपका सीएम भी, आपका गवर्नर भी, इवन पीएम, तो वो बीमा करा सकते हैं। शर्त क्या है? 18 से 70। जरा हाथ उठाओ, 18 से 70 के बीच के कितने लोग हैं? अब झूठ मत बोलना, कितने लोगों ने 20 का बीमा कराया? ये है हकीकत, और ये हकीकत प्रबुद्धों की है। शर्माओं की क्या स्थिति होगी? आगे वालों को लग रहा है पीछे सब हाथ उठ गए, 20 हाथ उठे हैं। क्यों, यमराज से दोस्ती है क्या? दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जिसमें 440 रुपए का बीमा। इसमें शर्त केवल एक है, 18 से 50 साल के बीच में उम्र हो। अब 18 से 50 वाले हाथ उठाएं, डाउन। आज बहुत दुख का दिन भी है। आज प्रबुद्धों की यह हाल है। अब जिन्होंने 440 का कराया, ईमानदारी से हाथ उठाएं, 12-13।
अब सोचिएगा 460 रुपए में आपका 4 लाख का बीमा हो सकता है। आज तक किसी ने मेरी बात नहीं पकड़ी कि 18 से 70 में आप 20 रुपए में करते हो, पहले तो 12 में करते थे, अब आपने उम्र 20 साल कम कर दी और वो क्या कहते हैं उसको, प्रीमियम 20 गुना कर दिया, 20 की जगह 440 और दे 2 लाख रहे हो दोनों में। कभी आया दिमाग में बात? पहले वाले में देवी आपदा और दूसरे वाले में हर प्रकार की मौत में 2 लाख मिलेंगे। मजाक में कहता हूं लेकिन हकीकत है, शराब पी के अपना लिवर खराब करो फिर भी सरकार से 2 लाख लो। हर प्रकार की मौत। उदयपुर का रिकॉर्ड नहीं पता है लेकिन आगरा में भाषण देने से पहले ऑथेंटिक करना पड़ता है। मैंने सीएमओ से कहा पिछले 3 साल का पोस्टमार्टम का औसत निकाल के लाओ, तो उसने औसत निकाला 7 डेथ बॉडी। पोस्टमार्टम घर पे 1 डेथ बॉडी, ऐसा दिन एक भी दिन उदयपुर के जिला चिकित्सालय में नहीं हुआ जिस दिन पोस्टमार्टम ना होता हो। और एमएलए एमपी इसलिए ज्यादा जानते होंगे कि रात में परमिशन दिलाते होंगे। ये नेता है ना, रिश्तेदार और पत्रकार, ये केवल 13 दिन तक आते हैं मरने पे, 14वें दिन विधवा का तवा गर्म है या ठंडा इसकी चिंता कोई नहीं करता। इसलिए बुद्धिजीवियों, मुझे शक हो रहा है कि आप बुद्धिजीवी हैं या नहीं। 11 साल में अगर आपकी ये योजना आप कन्विंस नहीं हुए तो इलेक्शन में दूसरे को कैसे कन्विंस करके आओगे। इसलिए यहाँ से उठते ही बैंक खुली होगी तो जाके अपना दोनों बीमा 50 तक वाले दोनों करा लें, जो 50 से ऊपर हो गए वो एक जरूर करा लें। वो इसलिए करा लें कि मेरी वाइफ ने कहा 2 लाख में क्या होगा, अरे मैं 2 लाख नहीं काफ़ी संपत्ति छोड़ूंगा लेकिन 2 लाख भी क्यों छोड़ूंगा। क्या बात। ये उन लोगों को दे देना जो मेरे घर में ड्राइवर और सेवक हैं, वही शांति की दुआ करेंगे, बाकी तो मालपुए खा के चले जाएंगे। बैंक वालों की इसमें रुचि नहीं है क्योंकि कागज बहुत, मैनेजर आपका 12-20 का बीमा और 440 में आनाकानी करे तो अपने एमएलए एमपी जिला अध्यक्ष का फोन मिला देना और उसके कान पे रख देना। तो बाकी हम पे छोड़ो, हम कौन सी भाषा बोलते हैं। तभी मैं कहता हूं कि शादी ब्याह 13वीं भागवत कथा में धरती पे बैठा के अपने एमएलए एमपी को अगर पांत ना खिला सको, उसका हाथ पकड़ करके जीप पे रखकर बोनट पर विधवा विकलांग वृद्धावस्था के आरंभ पे मोहर ना लगवा सको और अपने मोबाइल से फोन मिला के अपने एमपी पे कान पे रख के कहो दरोगा से बात करो, अगर ऐसा नहीं करा सकते हो तो 8 सालों को वोट देने की जरूरत नहीं है। अपने जैसे अकल वाला, अपने जैसी शकल वाला, अपने जैसे कपड़े वाला, अपने जैसे दुख वाला, अपने जैसे दर्द वाला प्रतिनिधि को चुनने का प्रयास किया करें। तो जाएंगे ना आप बैंक में, और अगर आप, क्या होता है कि हम शिकायत नहीं करते हैं। अगर आप भारत की वित्त मंत्री को लिख दो कि इस समय 12:00 पर मैं फलानी ब्रांच में हूँ और मैं मेरी उसकी शर्त ही एक है कि आपकी उम्र 18 से 70 है, आधार कार्ड ये है और ये नहीं कर रहा है, निश्चित तौर से जांच होगी। या तो वो सस्पेंड होगा या सस्पेंड ना करने का अर्थदंड उसको मिलेगा। समझ रहे ना? ये काम करना सीखो, बहुत दोस्ती मत किया करो लोगों से। हम आपको उदयपुर में रहना है, बाकी को ट्रांसफर पे चले जाना है। तो किसान सम्मान निधि हुई, 12,440 का बीमा हो गया। सबसे अच्छी योजना जो मुझे लगी है, मेरे जीवन की नहीं, आज़ादी के बाद की, मुझे सबसे अच्छी 3 योजना लगी है। वैसे तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं चावल मिल रहा है, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, आदि आदि। लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा है प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन, घर में नल, नल में जल। और राजस्थान को तो बहुत आभारी होना चाहिए। मैं एक रेलवे में इनक्रेडिबल इंडिया की फोटो देखता था, जिसको मैंने कई बार उतार दिया। एक रेगिस्तान में एक महिला यहाँ जेवर वेवर पहने दिख जाती है और रेगिस्तान में 3 घड़े लेके जा रही है। तो साहब ये अतुल्य भारत है क्या? ये तो राष्ट्रीय शर्म है
कि अपनी जवानी के बेहतरीन 30 साल हमारी माओं ने, बहनों ने, दादियों ने 2 टाइम का पानी लाने में गुजार दिया। बड़ा काम है ना ये। और ज़्यादातर बीमारियां दूषित पानी से होती हैं, ये ट्रीटेड वाटर आपको मिलेगा। दूसरा, मैं मानता हूं आयुष्मान कार्ड को, 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल, पूरे खानदान का इलाज। और अभी मैं गारंटी से ले सकता हूं, चाहो तो यहाँ से किसी गांव में चलो, पात्र आयुष्मान कार्ड वाले अभी 7 साल से पात्रता रखने के बाद वंचित हैं। हम अपने को माफ नहीं कर सकते साहब। बूथ अध्यक्ष है आपके पास, वी हैव द बूथ अध्यक्ष, बूथ की कमेटी, वो केवल इलेक्शन में बस्ता लगाने के लिए है क्या? चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। प्रबुद्धों ने नहीं अपना बीमा कराया है। अरे भाई हाथ उठे थे ना, 10% भी नहीं उठे, तो बाकी की आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हो? आप अपने नाती को कहना कि जरा गूगल बाबा से पूछे, भारत सरकार की योजना बता देगा वो। आयुष्मान कार्ड या तो 2011 की शैक्षिक सामाजिक जनगणना में नाम हो, अथवा उज्ज्वला का सिलेंडर उसके पास हो। मोदी का सिलेंडर कहना, उज्ज्वला नहीं समझ रहा, मोदी जी का सिलेंडर की किताब हो, अथवा अंत्योदय कार्ड धारक हो, अथवा ई लेबर कार्ड हो, तो उसका आयुष्मान कार्ड 1 मिनट में बन जाएगा। और बनता है तो पूरे घर का बनता है। अगले साल लड़का IAS भी हो जाएगा तो भी कट नहीं पाएगा उसका, ऐप ही नहीं बना। अब नया काम हुआ है कि जिसकी भी उम्र 70 साल हो गई है धनवंतरी, तो उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा। फिर गलतफहमी दूर करो। क्या वाइस चांसलर साहब हैं यहाँ, ये सोचते होंगे कि हम क्रीमी लेयर के हैं, मैं सोचता हूँ मैं मिनिस्टर हूँ। केवल आधार कार्ड में 70 साल हो तो उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा। अगर धोखे से ये देश के 80 करोड़ लोग 12,000 का शौचालय लेने वाले, 1,20,000 का मकान लेने वाले, 1,500 की विधवा विकलांग पेंशन बनाने वाले, धोखे से अगर मैदानता में घुस गए, फोर्टीज में, अपोलो में, मैक्सिस में, मैं तो नाम लेता हूँ, कितना बोल्ड बात कहता हूँ। अरे छोड़ो यार इनका नाम, उदयपुर के किसी नर्सिंग होम में तो 5 लाख पेमेंट करने वाले इस देश में कितने लोग हैं? खेत बिक जाएंगे साहब, पूरा जेवर ही नहीं है 5 लाख का, लेकिन पिताजी को बचाने का प्रयास करेंगे तो 3 रुपए सैकड़े पे उधार लेंगे, लेकिन पिताजी का इलाज कराएंगे। हम सबको मरना है, लेकिन मोदी जी के जमाने में इलाज के अभाव में अब 50 करोड़ लोगों को नहीं मरना है। 50 करोड़ अच्छा देखोगे। 70 साल वाले जरा हाथ उठाएं। महिलाएं तो 70 की बताएंगी नहीं अपने को। करीब 25 हाथ उठे जो 70 आधार कार्ड पे हो गए। आधार को कन्विंस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एक उपलब्धि आज तक किसी ने नहीं बताई है राजस्थान में। एक उपलब्धि बस यही, शौचालय, आवास, किसान सम्मान दिया, विश्व लुटियन जोन काजल की कोठरी है, उसमें प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के साथ 11 साल से रह रहे हैं, जिनका एक एक दस्तखत अगर प्रधानमंत्री बेईमान हो जाए तो अरबों का होगा। बंदे पे एक काला निशान नहीं है। इस उपलब्धि से शुरू किया गया। ऐसा आदमी वही हो सकता है जो फकीर हो, परमहंस टाइप का हो, हरपन मौला, वही कर सकता है। बाकी तो भाई बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। काजल की कोठी में रह के दाग ना हो तो न मांझी न रहबर न हक में हवाएं है, कश्ती भी टूटी एक ऐसा सफर है। फकीरी का अपना अलग ही मजा है, न पाने की चिंता न खोने का डर है। हमारे प्रधानमंत्री को बहुत धन्यवाद। बात वास्तव में मंत्री महोदय जी ने आज प्रबुद्धजनों के दिल को छूने वाली सारी बातें बताई है। वास्तव में हमारे मोदी जी के 11 साल में जो योजना है, सारी योजनाओं के बारे में व्यवस्थित ढंग से प्रबुद्धजनों को आपने बताई। और मैं विश्वास दिलाता हूँ मंत्री जी को कि हमारे सारे सम्मानित लोग हैं, उन सारी योजनाओं को नीचे तक ले जाकर जनता के बीच में बताएंगे और उसका सारा लाभ जनता को दिलाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आज के हमारे मुख्य वक्ता
मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह देने के लिए आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और एमपी साहब से आग्रह करूंगा कि आप स्मृति चिन्ह प्रदान करावें। और डांगी पटेल समाज के जो समाजजन आप पधारे हैं वो भी आगे पधारे हैं, वो भी साफा पहना के सम्मान करना चाहेंगे मंत्री जी का। आप आगे पधारे और आपका सम्मान करावें। और धन्यवाद के पश्चात जो भी समाज के लोग पधारे हैं वो सम्मान करना चाहेंगे, वो पधारे हैं। धन्यवाद के लिए मैं हंसा जी को आग्रह करूंगा आप सबका धन्यवाद प्रदान करें। धन्यवाद के बाद निवेदन है कि आप सभी राष्ट्रभक्त लोग हैं और राष्ट्रगान के पश्चात ही आप सभा स्थल छोड़ें। आज के इस सम्मेलन के मुख्य वक्ता आदरणीय श्रीमान एसपी बघेल साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय मन्नालाल जी रावत साहब, हमारे ऊर्जावान और युवा जिलाध्यक्ष भाई श्री गजपाल जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय रविंदर जी शिमाली साहब, नगर निगम के महापौर आदरणीय टाक साहब, मांगीलाल जी जोशी साहब, प्रदेश के संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ के आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब, सम्मानित मंच पधारे हुए सभी हमारे सभी संतगण और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, मेरी मातृशक्ति, इस अवसर पर मैं आप सभी को मेरी ओर से भारतीय जनता पार्टी शहर जिला की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज जो बजट एवं प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया है, इसमें उपस्थित मुख्य वक्ता आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान एसपी बघेल साहब ने अपने विचारों के माध्यम से आमजन पर बजट से होने वाले लाभों और प्रभावों के बारे में बहुत ही बारीकी से हमें बताया। हम सभी उपस्थित लोगों ने आपकी चर्चा को बड़े ध्यान से सुना। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम सभी इस सम्मेलन की सार्थकता सिद्ध कर आमजन में विश्वास पैदा करेंगे। आप सभी महानुभाव पधारे इस सम्मेलन को सफल बनाया। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और साथ ही जैसा कि और विश्वास दिलाती हूँ कि जैसा कि हमारा जो हिंदुस्तान है विश्व गुरु बने, सुपर पावर बने और हमारी सीमाओं का विस्तार हो, इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद एवं जय भारत। गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।